दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा चैनल मिस्ट्री स्टोरी कार्टून को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा दूसरे चैनल मिस्ट्री स्टोरी कार्टून का लिंक भी है। आप वहां से चैनल पर जा सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल भी जाएगा और धोखे से शादी हमारी कहानी का पहला एपिसोड वहां पर चल रहा है और दूसरा एपिसोड अभी आने वाला है, वो भी वीडियो में। तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी कहानी सुनकर मुझे बताइए कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको कहानी सीक्रेट घर जमाई अच्छी लग रही है तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताएं। दोस्तों, पता नहीं क्यों आप लोग कहने के बाद भी लाइक और कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। जब आपके पास 1 घंटे का टाइम कहानी सुनने का है तो यार कम से कम आपके पास 1 मिनट का या आधी सेकंड का टाइम इतना तो होगा कि आप उसको लाइक कर दो और एक शेयर और एक उस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बता दो। तो चलिए आज सभी लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करेंगे। आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 102, सीक्रेट घर जमाई। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नितेश और समर की लड़ाई लगातार चल रही थी। समर भी अपने लोअर हेवन किंगडम में पहुंच गया था और वहां पर नितेश भी उसी स्टेज पर था। दोनों की लड़ाई बराबरी की थी। सब लोग हैरान हो चुके थे। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ये उनकी कल्पना से भी परे था। सतीश और विक्की को छोड़कर सभी लोग समर के बारे में चिंतित थे, लेकिन समर बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसे लग रहा था कि नितेश बहुत कमजोर है। तभी नितेश जोर से चिल्लाया, रॉक शैटरिंग फेस्ट। ये कहते हुए उसने अपनी पूरी ताकत से पंच मारा। पंच बहुत जोरदार था। उसने अपने आसपास की हवा को भी चीर दिया था। पंच की आवाज के कारण भीड़ को अपने कान बंद करने पड़ रहे थे। समर भी मन ही मन में बोला, ट्रू मार्शल एम्परर टेक्निक। उसने उसको याद कर लिया था। उसका पूरा शरीर जैसे कांसे की तरह कठोर हो गया था। उसने अपना दाहिना पंच उठाया और अपनी सारी एनर्जी पंच के अंदर एंटर कर ली। समर ने भी उसकी तरफ अपना पंच और नितेश से पंच टकरा दिया था। जैसे ही पंच से पंच टकराया तो नितेश का पूरा हाथ उसकी हड्डियां समेत कुचल गया था। यह बहुत ही भयानक था। नितेश दर्द से चिल्ला उठा, ओ मेरा हाथ। वो पीछे की तरफ उछलकर दीवार से जा टकराया, जिससे दीवार पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन गया। वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। नितेश के मुंह से खून निकल रहा था। उसका पूरा हाथ टूट चुका था। अगर उसे इस समय जोड़ भी दिया जाए तो शायद वो फिर भी अपंग ही रहेगा। हालांकि उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसका दिल उससे भी ज्यादा दर्द में था। वो सदमे में पहुंच गया था। नितेश ने डर से भले ही चेहरे को समर को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी राक्षस को देख रहा हो। नितेश के आसानी से हार जाने के बाद भी उसने बातचीत शुरू की। उनमें से तभी एक ने कहा, अरे समर तो बहुत पावरफुल है। उसने नितेश को एक ही पंच में हरा दिया। उसके पास वाले आदमी ने कहा, मैंने तो ये भी देखा है कि उसने कैसे पंच मारा। मैंने केवल एक बैंगनी रंग की शैडो देखी और नितेश उड़ गया। उस पहले वाले आदमी ने कहा, अरे समर, मुझे लगता है कि मैंने ये नाम पहले कभी सुना है। अरे नहीं, ये तो इंदौर अंडरवर्ल्ड के गॉड फादर समर है, बहुत पावरफुल। भीड़ में से कुछ लोग अंडरवर्ल्ड के लोगों को जानते थे। उन्होंने गॉड फादर समर के बारे में पहले भी सुना हुआ था। हर कोई हैरान होकर अब समर को देख रहा था। उन्हें नहीं लग रहा था कि वो गॉड फादर समर को इस समय यहाँ पर देख पाएंगे। वहीं समर ने मन ही मन सोचा, ट्रू मार्शल एम्परर टेक्निक निश्चित रूप से बहुत पावरफुल है। समर पूरी तरह से भावहीन खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश था। जब मोंक मास्टर समर को ये प्राचीन मार्शल आर्ट तकनीक सिखा रहे थे तो उन्होंने उसे बताया था कि मार्शल आर्ट तकनीक
समान लेवल के किसी भी फाइटर को आसानी से हरा सकती है। अगर वो और उसका ओपोनेंट एक ही लेवल पर हो, तब भी वो समर उसके साथ आसानी से फाइट करके उसे हरा सकता था, क्योंकि ये मार्शल आर्ट तकनीक त्वचा को ट्रेन कर उसे कठोर और शुद्ध बनाती थी। बेशक अगर समर का सामना उससे ज्यादा ताकतवर किसी फाइटर से होता, तो वो हार जाता, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित भाग सकता था। आयरन फिस्ट सेक्ट की रॉक शैटरिंग फिस्ट को एक साधारण एंशियंट मार्शल आर्ट तकनीक ही माना जाता था। समर की मार्शल आर्ट तकनीक से तुलना करें तो वो स्वर्ग और पृथ्वी के समान थी। इसलिए नितेश इतनी बुरी तरह से हार गया था। समर नितेश के पास गया और भाव शून्य होकर बोला, मुझे याद है, तुमने मुझे घुटने टेक कर माफी मांगने को कहा था। हालांकि उसने साफ साफ कहा था, लेकिन उसकी आवाज में खतरनाक किलिंग इंटेंट साफ झलक रहा था। इसे नितेश सिहर उठा। नितेश ने समर से कहा, समर मैं मानता हूं, ये मेरी गलती है। क्या हम सब कुछ भूल सकते हैं? वो अब घुटने टेक कर माफी मांगने वाला नहीं था। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ संभव है? मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हारे मेडियंस को तोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर नितेश के चेहरे के भाव बदल गए। उसने समर को धमकी देते हुए कहा, समर, मैं आर्यन फिस्ट सेक्ट का स्टूडेंट हूँ। क्या तुम सच में मेरे सेक्ट से दुश्मनी लेने जा रहे हो? मेरिडियन एक प्राचीन मार्शल आर्ट फाइटर की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और यही वो ऑर्गन है जिससे उसकी सारी शक्ति प्रवाहित तो होती थी। अगर ये टूट जाता तो एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर अपंग हो जाता, फिर कभी भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता था। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ने के जैसा। समर ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मुझे अब आयरन फिस्ट सेक्ट के नाम से मत डराओ। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं सच में तुम्हारा मेडियन तोड़ दूंगा। समर को आयरन फिस्ट सेक्ट की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। नितेश ने ये तक नहीं सोचा कि समर आयरन फिस्ट सेक्ट की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। असल में नितेश को इस बात का अफसोस था कि उसने अपने पिता और छोटे भाई की मदद करने की कोशिश की। उसने सोचा भी नहीं कि बाद में उसे ही नुकसान होगा। ये देखकर कि नितेश अभी भी घुटने नहीं टेक रहा है, समर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, क्योंकि अब तुम घुटने नहीं टेक रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा मेडियन तोड़ने जा रहा हूं। तभी नितेश ने एकदम डरते हुए कहा, प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। मैं टेक रहा हूँ घुटने, मैं टेक रहा हूँ। हालांकि घुटने टेकने से उसकी रेपुटेशन चली जाएगी, फिर भी वो एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर था। आज क्या हुआ, ये वहां भीड़ के अलावा किसी को कुछ नहीं पता था। जब वो यहाँ से निकलेगा, तब भी उसका सम्मान किया जाएगा। नितेश बेवकूफ बिल्कुल नहीं था। फायदे और नुकसान की तुलना करने के बाद उसने सोचा कि उसकी रेपुटेशन गंवाना और अपनी जान गंवाने से बेहतर है। नितेश घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा था। यह नजारा देखकर हर कोई हैरान था। उसको ऐसे माफी मांगता हुआ देखकर विक्की का चेहरा पीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, बड़े भाई ने घुटने टेक दिए, ये कैसे संभव हो सकता है? विक्की के हिसाब से उसका बड़ा भाई आयरन फिस्ट सेक्ट का एक स्टूडेंट था, जो एक बहुत ही पावरफुल मार्शियल आर्ट का फाइटर था। उसका बड़ा भाई ही उसका आइडियल भी था, लेकिन अब उसके आइडियल को समर ने नष्ट कर दिया था। समर एक शैतान था, और एक क्रूर शैतान। नितेश के घुटने पर बैठकर वो समर को उसके सिर से निकल रहा खून दुखाई दिया, इसलिए उसने उसे जाने दिया। वो कमरे से बाहर निकला और उसने सतीश और विकी को एक नजर देखा।
ये उसकी नफरत भरी नजर देखकर दोनों बाप बेटे डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए थे। विकी ने तो डर के मारे अपनी पैंट में पेशाब भी कर दिया था। समर ने यह देखकर अपनी नाक ढक ली और फिर गौरव की तरफ देखते हुए कहा, गौरव, तुम्हारा वीआईपी रूम टूट चुका है। सतीश से इसकी मरम्मत का पैसा मांगो। वो मार्शल आर्ट एकेडमी का हेड है, इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। समर ने सतीश को देखा और पूछा, क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? सतीश ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस रूम की मरम्मत का पूरा पैसा चुकाऊंगा। सतीश का चेहरा पीला पड़ चुका था और वो लगातार सिर हिला रहा था। वो ना कहने से ही डर रहा था, क्योंकि समर उसके लिए एक शैतान जैसा था। उसकी बात सुनकर समर मुस्कुराया और उसने प्राची की तरफ देखते हुए कहा, प्राची, चलो चलते हैं, प्रॉब्लम हल हो गई है। ये कहते हुए वो प्राची के साथ वहां से बाहर की तरफ चल पड़ा। हालांकि नितेश झुक रहा था, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे शर्मनाक दिन था। वो इसे कभी भी नहीं भूलेगा। वो आयरन फिस्ट सेक्ट के लोगों को अपना बदला लेने के लिए बुलाने वाला था। उधर अमेजन रेन फॉरेस्ट में एक विशाल दलदल भरा एरिया था और वहां बहुत सारे मगरमच्छ थे। दलदल से कई मगरमच्छ बाहर निकल आए थे और हवा में एक भयानक गंध फैल गई थी। मगरमच्छ बहुत ज्यादा ताकतवर थे। दलदल में बैठे एक आदमी की तरह वो झपट रहे थे और वो उस आदमी को खा जाना चाहते थे। वो आदमी हट्टा कट्टा और गोरा था। दलदल के रंग से उसका रंग बिल्कुल अलग था। उसकी नीली आंखें और सुनहरे बाल थे। वो किसी स्थानीय व्यक्ति के जैसा लग रहा था। मगरमच्छ उस आदमी से बस 1 मीटर दूरी पर थे, लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं हिला। उसकी आंखें बंद थी, मानो वो सो रहा हो। सामने वाले मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला और उस आदमी की तरफ झपटा मार दिया। वो उस आदमी का सिर एक ही झपटे में काट डालना चाहता था। तभी उस आदमी ने आंखें खोली और अपनी तर्जनी उंगली से मगरमच्छ का सिर छू दिया। मगरमच्छ का सिर गुब्बारे की तरह तुरंत फूट गया। उसे रोने का भी मौका नहीं मिला और वो वहीं पर पड़ गया। एक उंगली से मगरमच्छ को मारने के लिए कितनी ताकत चाहिए? लोग हैरान रह जाते और यकीन नहीं कर पाते कि ये हो क्या रहा है। उस आदमी ने कई बार इशारा किया और बाकी मगरमच्छों पर भी वार किया। वे सभी जमीन पर गिर पड़े। उनके सिर में छेद हो गया था। हवा खून से भरी हुई थी और अत्यंत विभत्स थी। तभी पीछे से एक चिंता भरी आवाज आई, क्रोकोडाइल किंग, क्रोकोडाइल किंग, मेरे पास एक बुरी खबर है। ईगल किंग को समर ने मार डाला है। उसकी बात सुनकर क्रोकोडाइल किंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसके शरीर से एक डरावनी अपीयरेंस निकली। दूत भी इतना डर गया था कि डर के मारे वो पीछे हटने लगा था। वो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी समर ने ये क्या कर दिया था वो समझ नहीं पा रहा था। यहां तक कि दलदल में मौजूद मगरमच्छ भी अब क्रोकोडाइल किंग से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। क्रोकोडाइल किंग जानता था कि ईगल किंग कितना पावरफुल था। वो मार्शल आर्ट लेवल ट्रिपल एस के टॉप स्टेज का फाइटर था। क्लोन पोशन की मदद से उसने अपनी मूल शक्ति को दोगुना भी कर लिया था, लेकिन फिर भी समर ने उसे मार डाला। उसने मन ही मन में कहा, क्या क्या समर ने ट्रिपल एस लेवल को पार कर लिया है? कुछ समय बाद क्रोकोडाइल किंग ने अपनी डरावनी अपीयरेंस को कंट्रोल किया और कड़क आवाज में कहा, शैडो किंग, समर जितना मैंने सोचा था उसे कहीं ज्यादा बहादुर है। क्या उसको मेरे स्टूडेंट को मारते समय डर नहीं लगा? तभी उस सामने वाले लड़के ने कहा, क्रोकोडाइल किंग, समर ईगल किंग को मारकर आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए किंग? उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन वो शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्रोकोडाइल किंग ने दूत से कहा, जाओ
टाइगर ग्रुप के किलर्स के किंग बाघ को खबर कर दो। उसे बताओ कि उसके भाई को शैडो किंग ने मार डाला है। उसे पता चल जाएगा कि क्या करना है। दूत ने सिर हिलाया और कहा, जी मास्टर, मैं अभी बताता हूं। दूत ने फिर सलाम किया और दलदल से बाहर निकल गया। किलर किंग का किंग बाघ, एक ऐसा नाम जिससे पूरा टाइगर ग्रुप डर जाता था। वो खतरनाक किलर्स का किंग था, जिसने पहले सैकड़ों लोगों को मारा था, जिनमें अमीर प्रभावशाली लोग और अन्य कुलीन मार्शल आर्ट फाइटर भी शामिल थे। ये एक ऐसा नाम था जिससे डरना चाहिए था। वहीं इंदौर में समर और प्राची होटल से बाहर निकल गई। प्राची का पीला पड़ा चेहरा देखकर समर ने कहा, प्राची, चिंता मत करो, नीतीश को तो मैंने पहले ही हरा दिया है। प्राची ने उदास होकर कहा, समर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी कई बार मदद की, लेकिन मैं तुम्हारी कभी किसी चीज में मदद नहीं कर पाई हूं। जब नितेश ने दीवार पर पंच मारा था, समर पर हमला करने वाला था, तो प्राची को लग रहा था समर कमजोर है और असहाय है। वो सिर्फ देख सकती थी, लेकिन कुछ मदद नहीं कर सकती थी। इसलिए उसको बहुत शर्म आ रही थी। समर ने उसके सिर पर चपत लगाई और उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहा, इतनी बेवकूफी मत करो, तुम बहुत मासूम हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूं। अग्रवाल इंडस्ट्री में प्राची समर के सबसे करीबी दोस्त थी। पहली मुलाकात में ही उसे खाना खिलाने से लेकर उसके दिल पर उसने गहरी छाप छोड़ दी थी। इसके बाद समर ने प्राची को घर ड्रॉप किया। वो घर जाने ही वाला था, तभी उसका फोन बज गया। उसने फोन निकालकर देखा तो सुनिधि घोषाल का फोन था। जैसे उसने फोन उठाया, सुनिधि ने उससे पूछा कि उसने कई दिनों तक उससे संपर्क क्यों नहीं किया। समर को समझ नहीं आ रहा था कि वो सुनिधि के बारे में अब क्या करे। इसके अलावा समर हेल किंग से लड़ते लड़ते लगभग मर ही गया था। वो सुनिधि को पहले ही भूल चुका था। सुनिधि की बात करे तो वो उसके लिए थोड़ा दुखद भी था। उसकी मुलाकात समर से 6 महीने पहले हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को डेट करने ही वाले थे, लेकिन समर अचानक गायब हो गया था और उसने इंदौर आकर कियारा से शादी कर ली थी। इसके अलावा इस बार फिर से वो गायब हो गया। इससे सुनिधि थोड़ा दुखी हो चुकी थी। वहीं समर ने सुनिधि से कहा कि वो थोड़ी देर में उससे मिलने जा रहा है। ये कहने के बाद उसने फोन काट दिया। फोन रखने के बाद उसने तुरंत टैक्सी रोकी और होटल की तरफ चल पड़ा। वो कुछ ही देर में होटल पहुंच गया, जहां सुनिधि उसका वेट कर रही थी। होटल का मैनेजर भी उसे जानता था और उसने तुरंत उसका स्वागत किया। समर ने सिर हिलाकर मैनेजर का अभिवादन किया और फिर सुनिधि के रूम की तरफ चल दिया। सुनिधि ने काले रंग का पैजामा पहना हुआ था। सुनिधि एक बड़ी स्टार इसीलिए बन पाई क्योंकि वो बहुत खूबसूरत भी थी। उसकी त्वचा टोफू के जैसे बेदाग थी। उसके होठ लाल थे और उनमें से एक मनमोहक खुशबू आ रही थी। सुनिधि बहुत ही आकर्षक और उत्तेजित थी। जैसे ही समर अंदर आया, वो तुरंत उसकी बाहों में चली गई। समर ने सुनिधि को संभालते हुए कहा, सुनिधि, तुम एक बड़ी स्टार हो, तुम्हें थोड़ा रिजर्व रहना चाहिए। सुनिधि इतनी उत्साहित थी, समर उसे बेमुश्किल ही बर्दाश्त कर पा रहा था। सुनिधि ने अपनी बड़ी आंखें झपकाई, नाराजगी भरे स्वर में कहा, हाँ, तुम उस दिन मेरा फायदा उठा रहे थे। फिर कई दिन तक तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। क्या तुम मुझे भूल गए? बेशक उसकी नाराजगी में हल्की नखरीली अदा थी। समर ने थोड़ा गुस्से भरे स्वर में कहा, सुनिधि, ये नाइंसाफी है। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, ना कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया था। मैं तो खुद विक्टिम हूँ और तुम मेरा मजाक बना रही हो। ये देखकर कि सुनिधि थोड़ी नाराज थी, समर ने मजाक करते हुए फिर आगे कहा, सुनिधि, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी पागल हो। तुम्हें देखकर मुझे भी डर लगता है। समर की बात सुनकर सुनिधि का सुंदर सा चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया। वो भी जानती थी कि वो रात में बहुत नशे में थी। तब उसने समर के साथ बहुत जबरदस्ती की थी। सुनिधि ने शर्म से लाल चेहरे के साथ कहा,
तुम आधा साल पहले भी मुझे छोड़कर चले गए थे। अब तुम फिर कई दिनों से गायब हो गई, इसलिए आज रात मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ये कहकर सुनिधि ने समर के बेड पर धकेल दिया और खुद उसके ऊपर आ गई। तभी समर ने मन ही मन कहा, ओह शिट, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ही इस समय निष्क्रिय रहता हूँ। हालांकि समर शिकायत कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्थिति का आनंद ले रहा था। समर दूसरी औरतों के साथ आक्रामक रहता था, लेकिन सुनिधि के साथ वो निष्क्रिय रहता था। ये अनोखी बात थी। उनको ऐसे एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए रात के 11 बज गए थे। सुनिधि नहीं चाहती थी कि समर जाए, और वो चाहती थी कि वो उसके साथ वहीं पास में ही रहे। लेकिन समर को वहां से निकलना ही पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि घर पर कियारा उसका इंतजार कर रही होगी। जब समर होटल से निकला, कुछ कदम चलने के बाद वो रुक गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और उस इंसान के शरीर से निकल रहे किलिंग इंटेंट को वो महसूस कर पा रहा था। समर ने जैसे ही पलट कर देखा, एक काले कपड़े वाला आदमी उसका पीछा कर रहा था। उसने शैतान का मुखौटा पहना था। मुखौटे को देखकर समर को घोस्ट किंग सेक्ट की याद आ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिर्फ घोस्ट किंग सेक्ट के लोग ही शैतान का मुखौटा पहनना पसंद करते थे। ये उनके प्रतीकों में से एक था। मॉन्क मास्टर ने उसे पहले ही बता दिया था कि घोस्ट किंग सेक्ट के किलर उसे मारने की कोशिश जरूर से जरूर करेंगे। लेकिन समर ने यह नहीं सोचा था कि वो इतने जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन समर पहले से ही अब लोअर हेवन किंगडम्स के फर्स्ट स्टेज पर आ गया था, और उसकी ताकत 2000 किलोग्राम की थी। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। ये देखकर कि समर बस वहीं पर खड़ा उसे देख रहा है, नकाबपोश आदमी चकित रह गया। उसने हैरान होते हुए कहा, तुम मुझे देखकर डरे क्यों नहीं? उसका पहनावा बहुत डरावना था, खासकर रात में। उसका मुखौटा देखकर लोग डर जाते और भाग जाते, लेकिन समर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। समर ने शैतान के मुखौटे वाले आदमी से पूछा, क्या तुम घोस्ट किंग सेक्ट से हो? शैतान के मुखौटे वाले आदमी ने व्यंग करते हुए कहा, हाँ, मैं घोस्ट किंग सेक्ट से हूँ। मेरा नाम फरहान है। ब्लैकमैन ने मुझे तुम्हारी जान लेने का ऑर्डर दिया है। फरहान की आंखों में किलिंग इंटेंट आ रहा था। समर इस नाम से अनजान नहीं था। वो व्यक्ति लोअर हेवन किंगडम के फर्स्ट स्टेज का फाइटर था, और उसने सिर्फ एक वार में ब्लैक बोल्ड मैन को उड़ा दिया था। अगर मोंक मास्टर वहां समय पर पहुंचकर उनका बचाव नहीं करते, तो समर और उसकी पूरी टीम खत्म हो जाती। समर ने फरहान पर तिरस्कार भरी नजर डालते हुए कहा, तो ब्लैक मैन ने तुम्हें यहां मरने के लिए भेजा है? ये कहते हुए समर उसको उकसाने के लिए जोर जोर से हंसने लगा। उसने फरहान को ध्यान से देखा कि वो तो लोअर हेवन किंगडम के फर्स्ट स्टेज का फाइटर है, और वो वास्तव में समर के समान लेवल पर था। लेकिन समर ने अपने आप इस लेवल को महारत में बदल दिया था। फरहान ने उसके उकसावे को आगे आते हुए कहा, तुम एक घमंडी गधे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी फरहान ने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और समर की तरफ एक जोरदार प्रहार कर दिया। उसकी हथेली हवा में उड़ती हुई पलक झपकते ही ठंडी हवा के साथ समर के करीब आ गई। समर ने हिम्मत नहीं हारी। नितेश से लड़ने के बाद उसे पूरा भरोसा था कि लोअर हेवन किंगडम के फर्स्ट स्टेज में उसे अब कोई भी हरा नहीं सकता था। समर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार पंच मारा। हवा में गूंज गया। उसका पंच और फरहान की हथेली एक दूसरे से जाकर जोरदार धमाके के साथ टकरा गई। समर के पंच से टकराते ही फरहान अपना संतुलन खो बैठा, और वो अपनी जगह से 4 कदम पीछे हट गया। वो स्तब्ध हो गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि समर उसके इस पावरफुल हथेली का प्रहार को रोक पाएगा।
फरहान ने अविश्वास से कहा, क्या क्या तुम एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर हो? जब ब्लैक मैन ने उसे समर को मारने के लिए भेजा था, तो उसने फरहान को बताया था कि समर तो बस एक नॉर्मल मार्शल आर्ट फाइटर है और शैडो ग्रुप का किंग है। फरहान को यह जानकर बड़ा धक्का लगा कि बात ऐसी थी नहीं। समर भी चौंक गया था। हालांकि उसके मुक्के ने फरहान को पीछे धकेल दिया था, लेकिन फरहान की हथेली से आई ठंडी हवा भी वो ठिठुर गया था। फरहान नितेश से भी ज्यादा ताकतवर था। समर ने एक ही पंच में नितेश का तो हाथ तोड़ दिया था, जबकि फरहान बस कुछ कदम ही पीछे हट रहा था। अपने पहले संपर्क के माध्यम से समर को यह महसूस हो गया कि फरहान लोअर हेवन किंगडम की मिड स्टेज में प्रवेश करके उससे सिर्फ एक कदम दूर था। समर भाग्यशाली था कि उसने जो मार्शल एंशियंट की प्रैक्टिस की थी वो बहुत पावरफुल थी। अगर उसने कोई नॉर्मल प्रैक्टिस की होती तो शायद उसके पास फरहान को हराने का भी कोई मौका नहीं होता। समर मोंक मास्टर का बहुत आभारी था, जिसने उसे हाईएस्ट लेवल की एंशियंट मार्शल आर्ट तकनीक दी थी। अगर वो इस तकनीक की प्रैक्टिस को जारी रखेगा तो अंततः में वो ग्रैंड मास्टर फाइटर भी बन सकता है। तबे फरहान ने अपनी हथेली को एक बार फिर ठंडी हवा के साथ समर पर वार करने के लिए घुमा दिया। उसका मिशन समर को मारना ही था। अगर वो नाकाम रहा तो ब्लैक मैन उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। लेकिन तभी समर ने एक और पंच मारकर फरहान को पीछे हटने पर फिर से मजबूर कर दिया। फाइट करते करते फरहान की हथेली से निकलती ठंडी हवाएं समर के शरीर में घुसकर उसे अब नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुकी थी। हालांकि समर के शरीर में मौजूद सार ऊर्जा फरहान से आने वाली ऊर्जा की ठंडी हवाओं का आनंद ले रही थी। इसके अलावा उसी ठंडी ऊर्जा को सोखने के बाद समर की अपनी ताकत में थोड़ी वृद्धि महसूस हो रही थी। समर के लिए एक बहुत सुखद आश्चर्य था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ट्रू मार्शल एम्परर टेक्निक उसके प्रतिद्वंदी की ठंडी ऊर्जा को सोखकर उसे अपनी ताकत में बदलने में मदद कर सकती है। अपनी ऊर्जा को दबाते हुए समर ने एक के बाद एक घूंसों से फरहान पर हमला करना जारी रखा। उनके घूंसों और हथेलियों से लगातार टकराने की गड़गड़ाहट की आवाज भी आ रही थी। गनीमत यह कि सर्दियों की आधी रात थी और ज्यादातर लोग बहुत पहले ही सो चुके थे, वरना उनके द्वारा मचाई गई ये तबाही सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती। उनकी लड़ाई के दौरान उनके पैरों तले संगमरमर के पत्थर धूल में बदल गए थे। फरहान जितना ज्यादा लड़ता जा रहा था, उतना ही ज्यादा डरता भी जा रहा था। वो रक्षात्मक हो गया था और समर आक्रामक रूप से अब उसका पीछा कर रहा था। उसने समर को खत्म करने के लिए ठंडे ऊर्जा का इस्तेमाल करने की योजना बना ली थी, लेकिन उसे पता चल गया था कि ये बेकार है। फरहान के साथ लगभग 200 बार मुकाबला करने के बाद समर को एहसास हुआ कि उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है। वो महसूस कर पा रहा था कि वो अभी भी हाई हेवन किंगडम के मध्य स्तर पर पहुंच सकता है। इसके पीछे का कारण निश्चित रूप से उसकी प्राचीन मार्शल आर्ट तकनीक ही थी। ट्रू मार्शल एम्परर तकनीक सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करती थी। ये समर के लिए विशेष रूप से बनाई गई अपनी प्रतीक होती थी। इसने वास्तव में अपनी रक्षा और मेरिडियन को एक साथ एक प्रकार की गूंज उत्पन्न करवाने पर काम कर दिया था। समर अपने शैडो किंग रक्त रेखा और प्राचीन मार्शल आर्ट तकनीक के बीच के आंतरिक संबंधों को जानकर बहुत खुश हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दो दोस्त अचानक एक दूसरे से कई दिनों बाद मिले हों। लड़ते समय समर ने अपना दाहिना पोषित सार ऊर्जा को प्राचीन मार्शल आर्ट तकनीक और शैडो किंग रक्त रेखा से जोड़ने की कोशिश की। जब दोनों शक्तियां एक साथ आईं, तो उसकी ताकत और ऊर्जा और भी बढ़ गई थी। तभी समर ने फरहान की तरफ देखते हुए कहा, फरहान, मैं तुम्हारे साथ काफी खेल चुका हूँ, चलो अब तुम्हें नर्क में भेजना ही पड़ेगा। तभी समर के शरीर से एक ऊर्जा का विस्फोट हुआ।
लाल आंखों वाले, लाल चमड़ी वाले, लाल दानव के जैसे दिखने वाले समर ने अपनी छाती पर शैडो किंग टोटम को सक्रिय कर लिया था। उसने ये जोरदार घुसा मारा और जिससे उसकी सारी ऊर्जा निकल गई। एक प्राचीन मार्शल आर्ट तकनीक से उत्पन्न हुई और दूसरी शैडो किंग टोटम से। उसके गुस्से से टकराते ही फरहान का हाथ टूट गया। गुस्से की जबरदस्त ऊर्जा से फरहान पीछे की तरफ उछला और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ये जबरदस्त ताकत देखकर फरहान डर के मारे स्तब्ध रह गया था। कुछ क्षण पहले समर उसके समान स्तर पर था और अब समर की ताकत काफी बढ़ गई थी। खतरनाक हत्या की भावना प्रकट करते हुए समर यमराज की तरह फरहान की तरफ आगे बढ़ा। समर से निकल रही हत्या की भावना भांपकर फरहान डर से लाल होते हुए बोला, मुझे मारना मत, मैं मरना नहीं चाहता। वो समर से अपनी अब जान की भीख मांगने लगा था। समर ने क्रूरता से कहा, तुम्हें छोड़ दूं? नामुमकिन। अगर मैं हार गया होता तो तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे मार डालते, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। ये कहते हुए समर ने आगे बढ़कर एक पैर से फरहान की गर्दन तोड़ दी। फरहान ने फुसफुसाहट भरते हुए कहा, घोस्ट किंग संप्रदाय, मेरे ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंचने तक रुको, मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। ये कहते हुए वो जाने के लिए मुड़ा। समर को यह नहीं पता था कि घोस्ट किंग संप्रदाय के अलावा उसके और भी दुश्मन थे। क्रोकोडाइल किंग और हथियारों का राजा बाघ भी उसके पीछे था। बेशक समर को इसकी कोई चिंता नहीं होती कि भले ही उसे पता भी चल गया होगा। शैडो किंग के पास कभी भी दुश्मनी की कमी नहीं थी, न ही वो उसे डरता था। इस सर्द रात में लोग और टैक्सियां दोनों ही बहुत कम दिखाई दे रहे थे। समर काफी देर तक सड़क किनारे खड़ा रहा और टैक्सी ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अब ठंड लगनी भी शुरू हो चुकी थी। उसने गर्म होने के लिए थोड़ी देर टहलने का फैसला किया। समर एक पुल पर रुका। उसने पुल पर एक लड़की को देखा, बहुत ही खूबसूरत लड़की, और वो पुल पर खड़ी बहुत खूबसूरत आकर्षक थी। दूर से ही समर देख सकता था कि उसका चेहरा कितना आकर्षक और खूबसूरत था। उस समय वो कुछ नशे में झूम रही थी। वो पुल पर एक खंबे के पास सिर झुकाकर खड़ी थी। वो किसी भी क्षण नदी में गिरकर मर सकती थी। तभी समर ने उस लड़की को ध्यान से देखा तो पाया कि वो लड़की कोई और नहीं, इंस्पेक्टर जिया थी। समर की नज़र बहुत अच्छी थी। उन्होंने कई मौकों पर साथ में काम भी किया था। उसे इस खूबसूरत पुलिस वाले के साथ बहुत लगाव भी था। तभी एक बदमाश ने जिया को पुल पर धकेल कर अकेला पाया। वो उत्तेजना में उसके पास चला गया। आधी रात को पुल पर नशे में धुत एक लड़की हमेशा बदमाशों के लिए अच्छा मौका होती थी। ये बदमाश उस खूबसूरत लड़की को देखकर बहुत खुश हो गया था। बदमाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस ब्यूटी, क्या तुम अकेली हो? मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। नशे में भी जिया अभी भी सतर्क थी। उसने तिरस्कार भरी नजर से कहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अपमानित होकर बदमाश का चेहरा गुस्से से बदल गया। उसने जिया की बाह पकड़ते हुए कहा, ब्यूटी, अकेली मत खड़ी रहो, मुझे तुम्हें प्यार करने का थोड़ा सा मौका तो दो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लेकिन तभी उस बदमाश का हाथ किसी खुरदरी हथेली ने पकड़ लिया। बदमाश ने ऊपर देखा तो एक सुंदर युवक उसे ठंडे निगाहों से घूर रहा था। बदमाश ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, अरे अरे मेरा हाथ तो छोड़ो। समर ने एक लात मारकर उस गुंडे को उड़ा दिया। बदमाश पुल से नीचे लुढ़कता हुआ, चीरता हुआ और अपने रास्ते पर चला गया। समर पूरे गुस्से के साथ नशे में धुत जिया की तरफ मुड़ गया। उसने गुस्से में जिया की तरफ देखते हुए कहा, जिया, क्या तुम जानते हो कि एक नशे में धुत लड़की का आधी रात को बाहर घूमना कितना खतरनाक है? जिया ने झूमते हुए कहा, आप कौन हैं?
आपको मुझे ये बताने का कोई अधिकार नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। समर ने तभी भौहें चढ़ाई। उसे आश्चर्य हुआ कि जिया ने ऐसी कितनी शराब पी ली थी कि वो इतने नशे में थी, उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। आधी रात को जिया के लिए पुल पर रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। समर ने उसे जबरदस्ती गोद में उठाया और उसे लेकर पास के एक होटल में चला गया। लेकिन तभी जिया ने उसकी छाती को पीटते हुए कहा, मुझे मुझे जाने दो बेवकूफ। वो कमजोर थी और उसके छोटे छोटे पंचों से समर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। समर उसे कमरे में ले गया। अंदर पहुंचकर उसने जिया को बिस्तर पर लिटा दिया। उसे एक गिलास गर्म पानी भी पिलाया। तभी भी जिया ने नशे में बड़बड़ाते हुए कहा, समर, समर तुम बेवकूफ हो, मुझे तुमसे नफरत है। समर ने तभी आंखें घुमाई और मन ही मन में कहा, मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाने जैसा कुछ भी नहीं किया, तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? लेकिन जिया के समर, बेवकूफ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम सुनिधि के साथ क्यों सोई, मेरे साथ क्यों नहीं? जिया ने एक होटल में सुनिधि और समर को एक साथ बिस्तर पर देखा था। उसे बहुत बुरा लगा था। वो सुनिधि से कहीं ज्यादा सुंदर थी, लेकिन समर उसके साथ सोने की बजाय सुनिधि के साथ क्यों सोया था, यह उसे दुखी कर रहा था। उसकी बात सुनकर समर खुश तो था, लेकिन साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। लड़कियों के मामले में उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। कियारा, पायल, सुनिधि, एलिस, प्राची, इरा, ये सभी तो उससे पहले ही संभल नहीं रही थी। अब उनमें एक जिया भी शामिल हो गई थी। वो थोड़ा सा घबरा गया था। लेकिन सच कहा जाए तो समर उस खूबसूरत पुलिस वाले को पसंद करता था, जिसमें न्याय की गहरी भावना थी। समर को पूरा यकीन था कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, खासकर जब वो नशे में थी। लेकिन जाहिर है वो ऐसा नहीं करना था। इसके अलावा उसके पास अपनी क्षमता से ज्यादा लड़कियां थी, और जिया जैसी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी करना उसके लिए गुनाह था। हालांकि ये फैसला उसे नहीं लेना था। अगर समर जिया से दूर रहना भी चाहता, तो भी वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। पानी पीने के बाद जिया को अपने आसपास कुछ कुछ एहसास हुआ। फिर भी थोड़ी असमंजस की स्थिति में उसने समर को पहचान लिया। जिया ने अविश्वास से पूछा, समर, समर क्या ये तुम सचमुच में यहाँ हो? समर ने सिर हिलाते हुए कहा, जिया, तुम्हें इतना पीना बंद कर देना चाहिए। ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है कि तुम्हें पता भी नहीं चले कि तुम कहाँ और किसके साथ हो। समर की अपने प्रति चिंता देखकर जिया और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो उसकी बाहों में गिर पड़ी और उसके चेहरे को उसने चूम लिया। समर ने उसको अपने से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, अरे जिया, तुम मुझे किस क्यों कर रही हो? मुझसे दूर हट जाओ। जिया ने आंखें झपकाते हुए कहा, क्योंकि समर तुम मुझे बहुत पसंद हो। समर ने उसको मना करते हुए कहा, नहीं नहीं जिया, मैं शादीशुदा हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। जिया ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर सुनिधि तुम्हारी साइड गर्लफ्रेंड बन सकती है, तो मैं भी तो तुम्हारी साइड गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसने समर के होठों पर किस कर लिया। उसके होठ मुलायम और मीठे थे। समर को इतना अच्छा लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया। जिया ने समर को अपने नीचे बिस्तर पर धकेल दिया और समर पर टूट पड़ी। समर उसका विरोध करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। समर को बहुत अच्छा लगा। ये एक सपने के जैसा लग रहा था। शुरुआत में असहज महसूस करने वाली जिया को धीरे धीरे अब और भी ज्यादा आनंद आने लगा था, जबकि उसका सुंदर चेहरा वाइन की तरह लाल हो गया था। जिया एक अच्छी सहनशक्ति वाली पुलिस वाली थी। बिस्तर पर उनकी फाइट पूरी रात चलती रही। जिया ने अपने आप को पूरी तरह से समर को सौंप दिया था।
समर भी अब पूरी तरह से उसमें समा जाना चाहता था। दूसरे दिन सुबह कमरे में गर्म धूप की किरणें पड़ रही थी, जिससे फर्श पर हल्के धब्बे और परछाइयां बन रही थी। समर एक डूबती हुई भावना के साथ जाग उठा और उसने अपने मन ही मन में कहा, मेरे साथ तो जबरदस्ती हो गई है। उसे लग रहा था जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। पिछली बार सुनिधि ने उसके साथ जबरदस्ती की और इस बार जिया ने भी सेम वैसा ही काम किया। वो हमेशा निष्क्रिय क्यों रहता था? जब उसने सो रही जिया के लाल होठों को चेहरे को देखा तो समर बेचैन हो गया। चाहे कुछ भी हो, उसने जिया का पहला अनुभव तो छीन लिया था। समर का सिर दुख नहीं लगा था। उसने जिया के साथ कोई प्लान नहीं किया था, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। उसी ने इसकी शुरुआत की और इसलिए अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी जिया ने आंखें खोली और पाया कि समर उसे उलझन भरे भाव से देख रहा था। वो शर्म से लाल हो गई थी। उसने शर्माते हुए कहा, तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कल रात तुम्हें देखने का समय नहीं मिला? समर ने मजाकिया लहजे में कहा, जिया, तुम कल रात बहुत एक्साइटेड थी। तुमने रात में मेरे साथ जबरदस्ती की है। चाहे कुछ भी हो जाए, जिया अब उसकी साइड गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और अब वो उसकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार भी था। वो पिछली रात की घटना को लेकर याद करके जिया भी शर्म से लाल हो गई थी। उसने एक तकिया उठाया और समर पर फेंक दिया। समर ने तकिया को हाथ मारकर उसको एक तरफ फेंक दिया। जिया के ऊपर झपटा। उसने जिया को पकड़ते हुए गुस्से में कहा, तुमने कल रात मेरे साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन लेकिन अब मेरी बारी है। जिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ओह, लेकिन ये। तभी समर ने किसके साथ उसकी बात रोक दी। उनके बीच एक और प्यार भरी फाइट शुरू हो गई। इस बार समर हावी था। उनका ये बिस्तर का खेल पूरी तरह से सुबह से चलता रहा। दोपहर में जिया का फोन आने तक उनकी ये प्यार भरी फाइट खत्म नहीं हुई थी। जिया को पुलिस स्टेशन से फोन आया था, जो उस पर नजर रख रहा था, क्योंकि उसे काम पर जाने में देर हो गई थी। जिया ने समर को कड़ी नजरों से देखते हुए तभी कहा, तुम जानवर हो। लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर चली गई। समर को लगा कि उसके साथ अभी भी अन्याय हुआ है। उसने मन ही मन कहा, मैं जानवर हूं? तुमने ही तो इसकी शुरुआत की थी। लड़कियों का इतना विरोधाभासी व्यवहार करना आम बात थी। तभी समर को अपने शरीर में एक अलग सी ऊर्जा महसूस हुई। उसने उस ऊर्जा को महसूस करते हुए फुसफुसाते हुए कहा, क्या मैं अगले लेवल पर पहुंचने में सफल हो रहा हूँ?" अचानक उसके अंदर की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, जो एक सफलता का संकेत था। वो बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। मन ही मन में ट्रू मार्शल एम्परर टेक्निक के संस्कृत मंत्रों का जाप करने लगा। इन मंत्रों ने उसे मसल एक्सरसाइज से दूसरे लेवल तक पहुंचा दिया था। उसने सांस लेने की एक्सरसाइज का पालन किया और विशेष ऊर्जा को अपनी मांसपेशियों में अवशोषित करने लगा। उसने लोअर हेवन किंगडम्स के फर्स्ट स्टेज में त्वचा की एक्सरसाइज पर ध्यान केंद्रित किया था, जबकि मिड स्टेज में मसल एक्सरसाइज पर ध्यान केंद्रित करना था, जिससे उसकी मांसपेशियों की पावर में वृद्धि हो रही थी। समर की मांसपेशियां हवा में मौजूद ऑक्सीजन एनर्जी से सांस के जरिए एनर्जी प्राप्त कर रही थी। उसकी मांसपेशियां लाल हो गई। उन पर हल्के हल्के काले निशान पड़ गए, जो अशुद्धियां और वेस्ट थे। समर ने इस स्पेशल तकनीक से अपने शरीर से अशुद्धियां और वेस्ट बाहर निकाल दिया था। इस प्रक्रिया में उसकी मांसपेशियां लाल से नीली होने लगी थी, जबकि उसकी ताकत बढ़ गई थी। आखिरकार समर ने सारी मांसपेशियां नीली कर ली। उनमें से हर एक ऑक्सीजन एनर्जी से एनर्जी ग्रहण कर रही थी। उसकी ये एक्सरसाइज 3 घंटे तक चली, जो कि स्किन एक्सरसाइज से 3 गुना अधिक समय था। इससे उसे एंशियंट मार्शल आर्ट तकनीक प्रैक्टिस की बढ़ती कठिनाइयों का पता चल रहा था। 3 घंटे बीत चुके थे। समर ने एक्सरसाइज बंद कर दी, अपनी आंखें खोली
उसकी मांसपेशियां अब एनर्जी से भरी हुई थी। उसे हवा में एक पंच मारा और हवा 3 छेदों में फट गई, जो 3000 किलोग्राम की ताकत का संकेत था। मसल्स एक्सरसाइज के पूरा होने के बाद समर हाई हेवन किंगडम के मिस स्टेज तक पहुंच गया था और पीछे मुड़कर देखने पर समर इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी इस त्वरित सफलता के दो कारण थे। एक तो कल रात फरहान के साथ फाइट हुई थी और जब उसने उसकी ठंडी एनर्जी को अवशोषित करके उसे अपनी पावर में बदल लिया था। दूसरा कारण था जिया के साथ सोना। उसने उसे ग्रीन एनर्जी की शीशी देकर उसकी यंग एनर्जी को भी समृद्ध बना दिया था। दोनों घटनाओं ने इस सफलता को और भी तेज कर दिया था। समर तरोताजा और अद्भुत महसूस करते हुए खड़ा हुआ। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वो प्रैक्टिस करता रहा तो जल्द ही वो हाई हेवन किंगडम्स की टॉप पर भी पहुंच जाएगा। उस लेवल पर पहुंचते ही उसकी पहली प्राथमिकता हेल किंग को मारना और घोस्ट किंग सेक्ट को नष्ट करना था। तभी ट्रिंग 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 उसके फोन की घंटी से उसकी सुग्ध सोच भी भंग हो गई। उसने फोन निकाला और देखा बख्तावर का फोन था। समर ने तुरंत कॉल अटेंड की और कान पर लगाते हुए कहा, हाँ बख्तावर, बोलो क्या बात है। उधर से बख्तावर ने जवाब देते हुए कहा, गॉडफादर समर, हीरोज लिस्ट के 4 चैंपियनों ने आपके लिए एक चैलेंज अनाउंस किया है। समर ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, मुझे चैलेंज? क्या मतलब है तुम्हारा बख्तावर? बख्तावर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, गॉडफादर, इंडिया में हीरोज लिस्ट के लिए 4 फाइटिंग एरिया है। ये मुंबई, दिल्ली, सूरत और इंदौर सिटी में स्थित है। क्योंकि आपने हेल किंग को हराया है और इंदौर फाइटिंग एरिया में चैंपियन बन गए हैं, इसलिए वो सभी आपको चैलेंज देना चाहते हैं। समर ने अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन में उससे आगे पूछा, 4 फाइटिंग के 4 चैंपियन, वे एक दूसरे को चैलेंज क्यों नहीं करते? उधर से बख्तावर ने जवाब देते हुए कहा, गॉडफादर, एक अफवाह फैल रही है कि आप हीरोज लिस्ट में असली चैंपियन हैं। बाकी लोग आपके लेवल के नहीं हैं, इसलिए वे सभी इंदौर में आपको चैलेंज करने के लिए आए हैं। समर ठंडे स्वर में मुस्कुराया। जाहिर है ये किसी स्ट्रेटेजी थी और वो यह अफवाह फैलाकर कि वो हीरोज लिस्ट का असली चैंपियन है, दूसरे मार्शल आर्ट्स फाइटर्स को उसके साथ फाइट करने के लिए आकर्षित कर रहे थे। हीरोज लिस्ट आम फाइटर्स की लिस्ट थी और समर ने एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर बनने से पहले ही फाइटिंग रिंग्स पर कब्जा कर लिया था। अब जब उसका एक कुशल एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर बन गया था, इसलिए अब इन फाइटरों से निपटना उसके लिए आसान काम था। हालांकि समर को अभी भी चैलेंज का जवाब देना था, अन्यथा लोग सोचेंगे कि वो उन फाइटरों से डरता है। समर ने बख्तावर से इंदौर के फाइटिंग एरिया में उसका इंतजार करने को कहा और वो फिर होटल से चेकआउट करने के बाद कमरे से निकल गया। उस होटल की एम्प्लॉय के कमरे में जांच की तो कमरे में गंदा हाल मचा हुआ था। वो ये देखकर दंग रह गई थी। उसने समर तब तक जाने नहीं दिया जब तक नुकसान की भरपाई के लिए 1 लाख रुपए पे नहीं कर दिए। बख्तावर उसका इंतजार कर रहा था और समर फाइटिंग एरिया में तभी चला गया। ब्लैक पैंथर, जो अब समर लीग का संरक्षक था, बख्तावर के पास ही खड़ा था। बख्तावर उसके पास आया और उसने समर को आदरपूर्वक चेतावनी देते हुए कहा, गॉडफादर समर, प्लीज सावधान रहिएगा। चैलेंज देने वाले सभी हीरोज लिस्ट के चैंपियन ही हैं। समर ने बख्तावर को रोकने के लिए हाथ हिलाते हुए कहा, वे बस कमजोरों का एक ग्रुप है, मैं उनसे एक हाथ से निपट सकता हूं। बख्तावर और ब्लैक पैंथर ने एक दूसरे को देखा। दोनों चुप हो गए। उन्होंने अभी अभी चारों चैंपियंस की फाइट देखी थी। वो वाकई ग्रेट फाइटर थे, जो एक पंच में पत्थर तोड़ सकते थे। हालांकि गॉड फादर समर के लिए वो कमजोर मुर्गों के समान ही थे। वे उसे एरोगेंट समझते थे, लेकिन समर के साथ काम करने के कारण वो जानते थे कि वो अपनी जीत के प्रति निश्चित रहा होगा। तभी उनको एक आवाज सुनाई थी,
इतने घमंडी मत बनो नौजवान। हीरोज लिस्ट के चारों चैंपियन बहुत बेहतरीन फाइटर हैं और तुम उन्हें कमजोर कह रहे हो। अगर बात बाहर निकल गई तो तुम्हें वो अपंग बना देंगे। एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने समर की बातचीत सुन ली थी। वो उसकी घमंड भरी बात सुनकर नाराज हो गया था। उसने शिकायत इसलिए की क्योंकि चारों चैंपियन में से उसका एक आइडियल था। अब उसके आइडियल की इंसल्ट हुई तो उसके लिए अपने आइडियल का डिफेंड करना स्वाभाविक बात थी। समर ने उस डेढ़ उम्र के आदमी को एक ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, मैंने हीरोज लिस्ट के चार चैंपियनों को कमजोर कहा है। इससे आपका क्या लेना देना है और आप क्यों सहमत नहीं है? उससे निकलने वाली एनर्जी विस्मयकारी थी। शिकायतकर्ता एक साधारण आदमी था। जब उसको समर की एनर्जी का एहसास हुआ तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। शरीर भय से कांप उठा और उसने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रहा। उसके बाद समर ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को इग्नोर करते हुए अपने आदमियों से कहा, बख्तावर और ब्लैक पैंथर, चलो अंदर चलते हैं। ये कहते हुए वो बख्तावर और ब्लैक पैंथर के साथ फाइटिंग रिंग की तरफ चल पड़ा। तभी गेट पर खड़े गार्डों ने समर के सामने झुकते हुए कहा, स्वागत है गॉडफादर समर। दोनों गार्डों ने समर को उस व्यक्ति के रूप में पहचान लिया था जिसने इंदौर फाइटिंग एरिया के सभी टॉप फाइटर्स को हराया था। समर ने उनकी तरफ सिर हिलाया और अंदर चला गया। अंदर विशाल रिंग लोगों के शोरगुल से भरी हुई थी। कुछ लोग इंदौर के निवासी थे, कुछ दूसरे शहरों से आए थे, जिनमें मुंबई और दिल्ली के बड़े लोग भी थे। सभी चारों युद्ध क्षेत्रों के चार चैंपियनों के बारे में बात कर रहे थे। एक मोटे आदमी ने अपने पास खड़े अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, अरे भाई साहब, आपको क्या लगता है इस चैलेंज में कौन जीतेगा? तभी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इसमें कहने की क्या बात है। विनर तो मुंबई फाइटिंग एरिया का विक्रांत ही बनेगा। उसकी तलवार इंटेंट बहुत ताकतवर है। पहले वाले आदमी ने आगे कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता भाई साहब। दिल्ली के फाइटिंग एरिया से संजीत बहुत अच्छा फाइटर है। उसकी जो कुंफू की तकनीक है ना, मास्टर लेवल तक पहुंच गई है। तभी उनके पास खड़ी एक औरत ने कहा, आप जरूरत की अरुणा को मत भूलना। वो ताई बाई तलवार तकनीक के एक्सपर्ट फाइटर की वजह से बहुत ताकतवर बन जाती है। उस आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम कह तो सही रही हो। इसके अलावा मायरा नागर भी अपनी एट डायग्राम फिस्ट की एक चाल से अपने ओपोनेंट को हरा सकती है। मायरा नागर इंदौर फाइटिंग एरिया की विनर थी और उसने हेल किंग के साथ फाइटिंग में जीत हासिल की थी। फिर वो अरुणा को चुनौती देने के लिए सूरत गई। अगर वो इंदौर में होती तो पहले ही समर के लिए फाइट चैलेंज करती। चारों चैंपियन रिंग के चारों कोने में बैठे थे। उनमें से कुछ ने एक दूसरे से छुपकर फाइट की थी और उदाहरण के लिए मायरा ने अरुणा के साथ पहले ही फाइट की थी। उनका वो मैच बराबरी पर खत्म हुआ था। वास्तव में चारों चैंपियनों की पावर का लेवल लगभग समान था। अब जब ये अफवाह फैली कि समर ही हीरोज लिस्ट का असली चैंपियन है, इसलिए वे उसे तुरंत चैलेंज करने और खुद को साबित करने के लिए आ गए थे। समर ने जब रिंग में प्रवेश किया तो उसे इन वार्ताओं के बारे में पता चल गया था। उसने चारों चैंपियनों के नाम भी सुन लिए थे। आम लोगों के बीच हीरोज लिस्ट एक सम्मान की बात थी, लेकिन अगर चार चैंपियनों ने उसे चैलेंज न दिया होता तो वो कभी भी वहां पर नहीं आता। आखिरकार वो एंशियंट मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एंटर कर चुका था, जो आम लोगों की अब पहुंच से बहुत दूर की बात थी। तभी किसी ने समर को पहचान लिया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, स्काई वुल्फ, अरे वो देखो स्काई वुल्फ आ रहा है। इंदौर फाइटिंग एरेना में समर को लोग स्काई वुल्फ के नाम से ही जानते थे। उस आदमी की बात सुनकर चारों चैंपियन समर की तरफ देखने लगे। समर के सबसे पास 20 साल की एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी।
उसकी त्वचा गेहुए रंग की थी और आंखें मोती के जैसे चमक रही थी। समर उस लड़की को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने कुछ दिन पहले उसे कुछ गुंडों को पंच मारते देखा था, जो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। सुंदर लड़की ने भी समर को पहचान लिया। उसने सोचा भी नहीं था कि कुछ रात पहले जिस आदमी से वो मिली थी, वो स्काई वुल्फ ही था। उस लड़की ने खड़े होते हुए समर से कहा, तुम स्काई वुल्फ हो? उसका फाइटिंग इंटेंट साफ झलक रहा था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप कौन हैं? वो एक मजबूत फाइटिंग इंटेंट महसूस कर सकता था, जो लेवल ट्रिपल एस के टॉप स्टेज के फाइटर के और के महसूस हो रहा था, जो किंग लेवल के बराबर की ही बात थी। अगर उसे एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर वाली ताकत न मिली होती, तो उसे उस लड़की को हराने में काफी समय लग सकता था। अपनी मौजूदा ताकत से वो उसे एक ही पंच में अब हरा सकता था। उस लड़की ने आगे बढ़ते हुए समर से कहा, मेरा नाम मायरा नागर है। मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए आई हूँ। वो आगे बढ़ी और फाइट के लिए तैयार हो गई। तभी एक शांत आवाज ने उनके बीच में आकर कहा, मायरा, मैं भी स्काई वुल्फ को चैलेंज देने आई हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वो अपनी रेपुटेशन पर खरा उतर पाता है। आवाज की मालकिन मायरा की ही उम्र की एक लड़की थी। उसका चेहरा अंडाकार, भौहें धनुषाकार और होठ चेरी लाल और सुडौल शरीर था। वो हाथ में तलवार लिए हुए थी और उनमें से एक तेज तलवार इंटेंट एनर्जी निकल रही थी। मायरा ने तभी उस दूसरे लड़के से कहा, अरुणा, मैं कभी इंडोर फाइटिंग एरिना की चैंपियन हुआ करती थी, इसीलिए मैं अपनी रेपुटेशन वापस चाहती हूँ। इसीलिए सबसे पहले जो फाइट होगी वो मेरी ही होगी। अरुणा उसकी बात का जवाब देने ही वाली थी, तभी उनके पीछे से एक और आवाज आ गई, मैं मुंबई का विनर हूँ, विक्रांत। प्लीज मुझे स्काई वुल्फ को चैलेंज करने की अनुमति दीजिएगा। मैं स्काई वुल्फ को हराना चाहता हूँ। वो 20 साल से ज्यादा उम्र का नौजवान था। उसके खुरदरे गालों पर दाढ़ी थी और उसे हैंडसम नहीं कहा जा सकता था। वो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ा भी लगता था। विक्रांत के हाथ में एक लंबा सा ब्लेड था, जो अच्छा लग रहा था, मानो लॉर्ड का ग्रीन ड्रैगन क्रीसेंट ब्लेड हो, जिसका वजन बहुत कम से कम कई 100 किलोग्राम तो होगा। लेकिन विक्रांत को उसका वजन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। तभी उनको एक और पीछे से आक्रामक आवाज सुनाई दी, आप लोग सभी गलत हैं विक्रांत। मैं संजीत, दिल्ली फाइटिंग एरिना का चैंपियन हूँ। स्काई वुल्फ को सबसे पहले चैलेंज करने का मौका मुझे ही मिलना चाहिए। वो युवक औसत दर्जे का था, स्ट्रोंग चेहरे और ऊंची नाक के साथ वो विक्रांत से कहीं ज्यादा हैंडसम भी लग रहा था। उसका नाम संजीत था, जो दिल्ली फाइटिंग एरिया का चैंपियन था। उन चारों चैंपियनों ने समर को चैलेंज देने के लिए आपस में भी भिड़ंत हो गई थी। ये देखकर भी लोग भी आश्चर्य से भर गए थे। समर कितना बदकिस्मत था कि उसे इन चार चैंपियनों से चैलेंज मिल गया था और आज तो वो बेबस हो चुका था। अब क्या करेगा समर? सबसे पहले किसका चैलेंज एक्सेप्ट करेगा? कौन लड़ाई करेगा सबसे पहले समर के साथ और कौन हारेगा या जीतेगा? कल देखेंगे हम एपिसोड में। दोस्तों, कहानी पर एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर कर दिया करें, कुछ भी आपका नहीं लगता है। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अपने स्टेटस पर लगाइए। और अगर आप अभी भी दूसरी कहानी नहीं देख पाए हैं तो हमारे मिस्ट्री कार्टून चैनल पर जाइए और वहाँ पर हमारी जो दूसरी कहानी है वो शुरू हो चुकी है, धोखे से शादी, और वो भी वीडियो के साथ। उस कहानी को भी आप देखें और प्यार जरूर दें।